बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पागलों की तरह बस दौड़ता ही चला जा रहा था और मेरे जहन में डॉक्टर्स की बस यही बात गूंज रही थी कि हम मजबूर हैं, जब तक आप लोग फीस जमा नहीं करवा देते हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भागता हुआ सीधा नवीद के दरवाजे पर ही जाकर रुका था, क्योंकि अब तो बस वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया था और मैं दरवाजे पर से हाथ तक उठाना भूल गया था। फिर कुछ ही देर के बाद मुझे नवीद की आवाज़ आई थी, अरे कौन है भाई, थोड़ा सब्र तो कर लो, दरवाज़ा तोड़ने का इरादा है क्या तुम्हारा? और फिर जैसे ही नवीद ने दरवाज़ा खोला वो मेरी हालत देखकर घबरा गया और मुझसे पूछने लगा, क्या बात है भाई, असद सब ठीक तो है ना? तो मैंने जल्दी से कहा कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सायरा बाजी अस्पताल में दाखिल है और मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मुझे उधार दे दो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें वापस कर दूंगा। तो मेरी बात सुनकर नवीद के चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी आ गई और वो मुझसे कहने लगा, यार मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आजकल कारोबार ठप हो चुका है, जिसकी वजह से हालात ख़राब हो गए हैं। नवीद की बात सुनकर मैं बहुत मायूस हो गया। मायूसी के असरात मेरे चेहरे से बिल्कुल साफ आया हो रहे थे, इसलिए मैंने घर जाने के लिए अभी कदम उठाया ही था कि अचानक नवीद ने मुझसे कहा कि रुको, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम पैसे हासिल कर सकते हो। तो नवीद की बात सुनकर मेरी बेजान होती हुई आंखों में चमक आई, इसलिए मैंने जल्दी से नवीद से पूछा कि कौन सा रास्ता? तो नवीद ने मुझसे कहा कि राजा बाज़ार में शानू नाम की एक फ़कीरनी रहती है, जो भी उसके साथ रात गुजारता है वो बंदा रातों रात अमीर हो जाता है। नवीद की बात सुनकर मैं अगले लम्हे चिल्लाया कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो इस तरह की बहकी हुई बातें कर रहे हो? तो नवीद ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा, यार इस वक्त तुम मुझे जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। आखिरकार ये सायराबाजी की ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए नवीद की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया। अब मेरे दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई थी, क्योंकि एक नामहरम औरत के साथ वक्त गुजारना कतई एक गैर मुनासिब सी बात थी, क्योंकि मैं एक इमाम मस्जिद का बेटा होने के साथ साथ 5 वक्त का नमाजी, परहेज़ी और तहज्जुद गुजार बंदा था। इसलिए मुझे हलाल और हराम में फ़र्क वाज़े पता था। इस वजह से मैंने आज तक इस तरह का कोई काम नहीं किया था। तो दूर तक की बात कि ऐसा करने के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। मुझे इस तरह से सोच में डूबा हुआ देखकर नवीद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। फिर मैंने भी हालात से मजबूर होकर आखिरकार गलत रास्ते का इंतखाब कर ही लिया। इसलिए मैं नवीद के साथ शानो फ़कीरनी के ठिकाने की तरफ चुपचाप चल पड़ा। फिर एक जगह पर पहुंचकर कुछ ही फासले पर एक अजीब और गरीब से हुलिया में सड़क के किनारे बैठी हुई औरत की तरफ इशारा करके नवीद ने मुझसे कहा कि वो जो सामने औरत बैठी हुई है ना, वही शानो फ़कीरनी है और इसके पास ही तुम्हारी मुश्किल का हल है। लेकिन शानो फ़कीरनी को इस तरह से गंदे हुलिये में देखकर मैंने नवीद से हैरान होते हुए पूछा कि ये भला मेरी क्या मदद करेगी, जबकि इसके पास खुद इसके रहने का ठिकाना मौजूद नहीं है और बेयारो मददगार इस सड़क के किनारे बैठी हुई है। तो ये बात सुनकर नवीद ने हंसते हुए मुझसे कहा कि यार इसी बात का तो राज आज तक कोई भी जान नहीं पाया कि यूं दर बदर की ठोकरें खाने वाली फ़कीरनी आखिरकार किसी को करोड़पति कैसे बना देती है। फिर नवीद ने मेरा कंधा थपा दिया और फिर मुझसे कहा कि अब मज़ीद वक्त ज़ाया ना करो और उसके पास जाकर पैसों का कुछ इंतज़ाम करो। तो नवीद की बात सुनकर मैं सर को झुकाए हुए शानो फ़कीरनी के पास गया। जैसे ही मैं उस फ़कीरनी के पास पहुंचा तो उसने अपना चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। मेरी नज़र शानो फ़कीरनी के चेहरे पर पड़ते ही मुझे उससे वहशत होने लगी और एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। किसी चीज़ ने मुझे उसके पास जाने से रोका था। मैं चाहने के बावजूद भी उसके करीब नहीं जा पाया। मुझे शानो फ़कीरनी के चेहरे की तरफ देखकर उससे कराहत होने लगी, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। इसलिए मैं उसका चेहरा देखते ही वहाँ से भाग गया और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, अम्मी मुझे देखकर भागती हुई मेरे पास आईं और बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा पैसों का कुछ इंतज़ाम हुआ क्या? तो अम्मी की बात सुनकर मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए मैंने उनसे नज़रें चुराते हुए बस नफ़ी में ही सर हिला दिया और फिर अम्मी ने फ़ौरन ही मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए मुझसे कहने लगी कि खुदा के लिए बेटा कुछ भी करके पैसों का कोई इंतज़ाम कर दो और मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचा लो। अम्मी की तरह मैं भी बहुत मजबूर था, इसलिए मैं बेबसी से अम्मी को देखता हुआ अपने कमरे में चला गया और मेरी आंखों के सामने बस सायराबाजी का चेहरा ही घूम रहा था, जो तकलीफ़ की शिद्दत से जर्द हो चुका था। सायराबाजी की ज़िंदगी बचाने के लिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था शानो फ़कीरनी, जिसका ख्याल मेरे जहन में आते ही मुझे उससे कराहत महसूस होने लग गई और मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गया
कि जिस औरत के तस्वर से भी मुझे घिन आती है, वो भला कोई भी शख्स उस औरत के साथ वक्त कैसे गुजार सकता है। यकीनन इंसान की मजबूरियां ही होती हैं जो इंसान को इस हद तक मजबूर कर देती हैं। ये सब कुछ सोचता हुआ मैं उठा और फिर चलते चलते शानो फकीरनी के पास ही जाकर रुका। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मुझे देखकर एक तमक्सराना अंदाज में मुस्कुराई। मैं उसके इस तरह से मुस्कुराने पर एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया और उससे बामुश्किल बस इतना ही कह पाया कि मुझे आपसे कुछ काम है। वो फिर इस मखसूस अंदाज में मुस्कराई और मुझसे कहने लगी, आओ मेरे साथ। मैं घबराता हुआ उसके पीछे चल दिया। शानो फकीर ने मुझे खंडर नुमा एक इमारत में ले गई। वो इमारत बिल्कुल ही टूटी फूटी सी थी। उसका सिर्फ एक ही कमरा बाकी इमारत के मुकाबले में कुछ बेहतर हालत में था। वो उस कमरे में दाखिल होते ही एक बेड पर बैठ गई और मुझसे बोली, बताओ तुम मेरे पास क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें, पैसे या फिर मेरा वक्त। तो मैंने डरते हुए शानो फकीरनी से कहा कि कुछ पैसे चाहिए थे। तो मेरी बात सुनकर शानो फकीरनी फौरन से उठी और कमरे में मौजूद एक टूटी हुई अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई और ख़ुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करवाने लगी। मुझे लगा कि शायद वो अब मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद उसने मेरे सामने पैसों की एक गठड़ी रखी, जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और मैंने हैरान होते हुए शानो फकीरनी से कहा कि इतने पैसे। तो वो फ़ौरन मुझे इस कदर हैरान होता हुआ देखकर बोली, क्या पैसे कम हैं और चाहिए। तो इसकी वो बात सुनकर मैंने उसे हौकलाते हुए कहा कि नहीं नहीं, बल्कि ये पैसे भी मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने जल्दी से पैसे अपनी जेब में रखे और फिर मैं शानो फकीरनी का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से अस्पताल जाने के लिए निकला। लेकिन जो ही मैं शानो फकीरनी के उस खंडर नुमा मकान से निकला तो उसी वक्त मुझे अब्बू की कॉल आ गई और फिर मैंने अब्बू की कॉल उठाते ही खुशी के मारे उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, पैसों का इंतज़ाम हो गया है और मैं बस थोड़ी ही देर में आपके पास पैसे लेकर आता हूँ। तो मेरी बात सुनकर अब्बू मुझसे कहने लगे कि बेटा, सायरा का ऑपरेशन हो गया है और अब उसकी जान ख़तरे से बाहर है। मैंने तुम्हें बस यही बताने के लिए कॉल की थी, हमें अब फीस सुबह जमा करवानी होगी, इसलिए तुम सुबह ही पैसे लेकर अस्पताल आ जाना। तो अब्बू की बात सुनकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और साथ ही अब्बू से पूछा कि आखिर डॉक्टर मान कैसे गए, जबकि वो तो फीस सायरा बाजी का चेकअप करने के भी रवादार नहीं थे। तो अब्बू ने मुझे बताया कि अचानक सायरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और कोई भी डॉक्टर मेरी मिन्नत समाजत करने के बावजूद भी सायरा का ट्रीटमेंट करने को राज़ी नहीं हो रहा था। इसलिए मैं बैठकर अपनी बेबसी पर रो रहा था कि अचानक एक नौजवान डॉक्टर मेरे पास आकर रुका और फिर मुझे गौर से साथ देखने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे यूँ रोता हुआ देखकर मुझसे कहने लगा कि उस्ताद जी, आप यहाँ पर बैठकर रो क्यों रहे हैं। तो मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन मैं उस अनजान चेहरे को पहचान नहीं पाया। लेकिन फिर भी मैंने उसे अपनी सारी दर्द भरी कहानी सुनाई और उससे पूछा कि बेटा, आखिर तुम मुझे उस्ताद जी क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो। तो उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि जी जी बिल्कुल, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने कुरान पाक आपसे ही पढ़ा है और वैसे भी आपकी नेक नीयत से तो पूरा राजा बाजार ही वाकिफ़ है। फिर उस डॉक्टर ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, मैं अपने स्टाफ से कहकर आपकी बेटी का चेकअप करवा देता हूँ और उनसे ये भी कह दूँगा कि उनका ट्रीटमेंट फ़ौरन से शुरू कर दें। बाकी जो ड्यूज़ हैं वो आप सुबह तक जमा करवा देना। ये सारा किस्सा सुनाकर अब्बू ने उस डॉक्टर को बहुत दुआएं दी और फिर मुझसे कहने लगे कि देख लो बेटा, अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में बाकी हैं। खुदा ने उस डॉक्टर को मेरे पास एक फ़रिश्ता बनाकर भेजा था। तो अब्बू की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने शानो फकीरनी आ गई और वो भी मुझे एक मददगार फ़रिश्ता ही लगी थी। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए और उसने मुझसे कुछ भी पूछे बगैर मेरी मदद क्यों की थी। और वैसे भी भीख मांगने से तो इंसान के पास इतने पैसे नहीं आते जितने पैसे शानो फकीरनी के पास थे। और फिर मैंने ये बात भी ठान ली थी कि मैं शानो फकीरनी के इस राज के बारे में जानकर ही रहूँगा कि आखिर वो किस तरह लोगों को करोड़पति बना देती है और ये सब कुछ करके उसे क्या फ़ायदा होता है। इसलिए मैं फ़ौरन से मुड़ा और एक बार फिर से शानो फकीरनी के सामने जाकर खड़ा हुआ। फिर शानो फकीरनी ने मुझे देखते ही मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम तो हो गया है, अब तुम दोबारा मेरे पास क्यों आए हो, क्या और पैसों की ज़रूरत है तुम्हें। तो मैं शानो फकीरनी की बात सुनकर उससे शर्मिंदा हो गया और उससे कहने लगा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर दोबारा तुम्हारी कहानी सुनने आया हूँ। फिर मैंने उससे हमदर्दी करते हुए पूछा कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म आखिर किसने किया है और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं।
तो मेरी बात सुनकर शानो फकीरनी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं था, तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। तो शानो फकीरनी मुझसे कहने लगी कि नहीं, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर दुख नहीं हुआ, बल्कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं क्योंकि आज इतने सालों के बाद किसी ने मुझसे मेरे बारे में पूछा था। इसलिए मुझे लगा था कि फिर शानो फकीरनी की बात सुनकर मैं भी कुछ हद तक पुरसकून हो गया। फिर शानो फकीरनी ने मुझसे कहा कि मैंने बहुत से लोगों की मदद की है, पर मैंने आज तक किसी की आंखों में अपने लिए हमदर्दी नहीं देखी, बल्कि मुझे तो लोग हमेशा ही हकारत और नफ़रत भरी नज़रों के साथ ही देखते हैं, जबकि इस सब में तो मेरा कोई कसूर नहीं है। अलबत्ता सब लोग ही मुझसे अपना मतलब निकालते हैं और फिर अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद आज तक किसी ने पलट कर भी मुझे नहीं देखा, बल्कि अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद वो लोग चलते बनते हैं। मुझे अच्छा लगा है कि तुमने मेरे बारे में सोचा है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं ख़ानदानी फ़कीरनी नहीं हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक़ एक अमीर घराने से है। मेरे दादा एक गांव में रहते थे और वो उस गांव के जागीरदार थे और उनकी अपनी बहुत सी ज़मीनें थीं। मेरे दादाजी के दो ही बेटे थे, एक मेरे अब्बू और दूसरे मेरे चचा जी। मेरे दादा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उनके काम करने के लिए भी बहुत से नौकर चाकर मौजूद थे। दादाजी की वफ़ात के बाद मेरे अब्बू काम के सिलसिले में शहर आ गए और फिर उन्होंने यहाँ आकर अपना कारोबार भी शुरू कर लिया। शहर में आकर अब्बू को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ और उनका कारोबार भी हफ्तों में ही फैल गया। फिर अब्बू ने मुझे और अम्मी को भी गाँव से शहर में ही बुला लिया, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसलिए मेरे वालिदैन मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरे बड़े लाड उठाते थे। जब मैं 5 साल की हुई तो फिर अब्बू ने मेरा दाखिला एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा दिया। अब यहाँ पर भी हमारी लाखों की प्रॉपर्टी बन चुकी थी, क्योंकि मेरे अब्बू साफ दिल के मालिक थे, इसलिए खुदा ने उन्हें ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाबी अता की थी। जबकि उनके बरअक्स मेरे चचा बहुत लालची तबीयत के मालिक थे। उनकी नज़रें हर वक्त ही मेरे अब्बू के कारोबार और ज़मीनों की तरफ ही लगी रहती थीं, जिन्हें वो हासिल करना चाहते थे। और वैसे भी चचा को बिजनेस में कोई ख़ास मुहारत हासिल नहीं थी। वो जो भी काम करते थे उनको हमेशा ही बहुत नुकसान होता था। इस तरह से वो अपने नुकसान को पूरा करने के चक्करों में अपनी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी ज़ाया कर चुके थे। मेरे चचा जी के 2 बेटे थे और दोनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। मेरे अब्बू के समझाने के बावजूद भी चचा ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय उन्हें भी अपने साथ खेती बाड़ी के कामों में लगा लिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि चचा की सारी ज़मीन बिक गई और नौबत फाकू तक आ गई। फिर मेरे अब्बू को चचा और उनके ख़ानदान पर बहुत तरस आया था और उन्होंने उनको भी अपने पास शहर में ही बुला लिया और उनको भी एक कारोबार सेट करके दे दिया, जिनसे उनके हालात बेहतर होने लगे। क्योंकि वो बहुत लालची थे, इसलिए वो अब्बू से हमेशा शिकायत करते रहते थे कि जो कारोबार उन्होंने सेट करके दिया है उसमें तो सिर्फ वक्त ही ज़ाया हो रहा है, मुनाफा कुछ खास नहीं होता। चचा की बात सुनकर अब्बू को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने चचा पर कुछ भी ज़ाहिर होने नहीं दिया और फिर अब्बू ने चचा को पैसे दे दिए और उनसे कहा कि इन पैसों से तुम अपनी मर्ज़ी का कारोबार शुरू कर लो। अब्बू ने चचा को पैसों के साथ साथ ज़मीन भी ख़रीद कर दी थी और उस ज़मीन को चचा के नाम ही कर दिया था। लेकिन फिर हमेशा की तरह चचा का बिजनेस चल नहीं पाया, जिसकी वजह से अब्बू का सारा पैसा डूब गया और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। फिर उस नुकसान के बाद अब्बू ने चचा की एक ना सुनी और उनके दोनों बेटों को ही एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। फिर अब्बू ने चचा से कहा कि अब कुछ अर्सा के लिए तुम मेरे साथ काम करो और मुझे दो कि मैं किस तरह से कारोबार चलाता हूँ। इस तरह मेरे साथ काम करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि कारोबार किस तरह से चलाते हैं और तुम्हें कारोबार के बारे में बुनियादी मालूमात भी हासिल हो जाएंगी। फिर चचा ने अब्बू की बात मान ली और उनके साथ ही मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अब्बू ने चचा पर बहुत भरोसा किया और अपने कारोबार की सारी जिम्मेदारी चचा को दे दी। लेकिन चचा कारोबार संभालते ही पैसों में हेरा फेरी करना शुरू कर दी। अब्बू को इस बात का पता था, लेकिन उन्होंने कभी भी चचा को कुछ नहीं कहा था, बल्कि अपना दिल बढ़ाकर के और चचा को छोटा भाई समझकर हमेशा ही माफ़ कर देते थे, जिसका चचा ने बहुत नजायज़ फ़ायदा उठाया। चचा अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरीके से अब्बू का सारा बिजनेस तैयार लें। अब तो वो हर वक्त के ही कोई ना कोई नई चाल चलते थे कि अब्बू खुद ही अपना सब कुछ उनके हवाले कर दें। लेकिन चचा हर दफ़ा अपनी साजिशों में नाकाम होते जाते थे। अब तो चची ने भी अम्मी को बातें सुनाना शुरू कर दी थी कि भाभी आप खुद ही सोचें, लोग क्या कहते होंगे कि बड़े भाई ने अपने छोटे
भाई को मुलाजिम रखा हुआ है। अब्बू की तरह अम्मी भी बड़े दिल की मालकन थीं, इसलिए वो भी चच्ची की बातों में कोई ख़ास कान ना धरती थी। वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ गुजरा था और अब मैं जवान हो चुकी थी, इसलिए मैं अच्छे तरीके से चचा और उनके ख़ानदान की फितरत से वाकिफ़ थी और उनका मकसद समझती थी। इसलिए मुझे चचा और उनकी फैमिली कभी अच्छी नहीं लगी थी। चचा का हसाद और लालच बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने कई दफ़ा इस मौजू पर अब्बू से भी बात की थी, लेकिन वो मुझे हर दफ़ा टाल देते थे। एक रात हम सब लोग सो रहे थे कि अचानक से एक ज़ोरदार धमाका हुआ और सब कुछ ज़मीन बोस हो गया। और फिर इसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने ख़ुद को एक अस्पताल में पाया। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी और मैंने दर्द की शिद्दत से चिल्लाना शुरू कर दिया था। फिर डॉक्टर ने मुझे पुरसुकून करने के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसके लगते ही मैं गहरी नींद सो गई। फिर ही कुछ घंटों के बाद जब मैं होश में आई तो मुझे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो लोग मेरे पास ही खड़े बातें कर रहे थे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल के साथ आंखें खोलकर सामने देखा, जहाँ पर चच्ची और चचा खड़े बातें कर रहे थे। चचा चच्ची से कह रहा था कि मैंने आज वकील को बुला लिया है, वो भाई साहब की सारी जायदाद अरसल और मरसल के नाम पर कर देगा। शानजे अभी होश में नहीं है, इसलिए उसके होश में आने से पहले ही इसके थंब प्रिंट ले लेंगे, वरना ये बाद में बहुत मसला पैदा कर देगी। चचा की बात सुनकर चची भी उनकी तायद कर रही थी। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि हम लोग किस कदर तकलीफ में हैं और उन्हें अभी भी जायदाद की पड़ी हुई है। मुझे चचा से मज़ीद नफ़रत होने लगी। फिर जब डॉक्टर मेरा चेकअप करने आया तो मैंने उससे अपने माँ बाप के बारे में पूछा कि वो लोग कहाँ हैं, ठीक तो है ना। फिर डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर मायूसी से मुझे देखा और कहा कि मुझे वो अफसोस है, हम उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुनकर मुझ पर क़यामत गुजर गई और मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। फिर डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी कि चुप करवा दिया। मैंने खुद को बड़ी ही मुश्किल से संभाला था और फिर मैंने उससे हादसे की वजह पूछी तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई की है और इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात भी करवाई हैं, जिससे यह बात सामने आई है कि यह ऐसा किसी की सोची समझी चाल नहीं है, बल्कि यह सिलेंडर के फटने से हुआ है और इस हादसे में किसी का भी हाथ नहीं है। जबकि यह बात मेरा दिल मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और मुझे पूरा यकीन था कि इस सब के पीछे चचा का हाथ है, क्योंकि मैं जानती थी कि वो लालच में इस हद तक पागल हो चुके हैं कि वो किसी भी जान आसानी से ले सकते हैं। इसलिए डॉक्टर के जाते ही मैं भी चुपचाप अस्पताल से निकल गई और फिर जो मैंने एक फ़कीरनी का रूप धार लिया। इस तरह से फिर मैं शानो फ़कीरनी के नाम से मशहूर हो गई। मैं फ़कीरनी का रूप धार कर चचा पर भी नज़र रखे हुए थी। चचा मुझे ढूंढने के हर मुमकिन कोशिश कर रहा था ताकि वो मुझे तलाश करके मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवा लें, लेकिन मैंने भी ये बात ठान ली थी कि यह सब किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। मैं कतई ये नहीं होने देना चाहती थी कि मेरे माँ बाप का कातिल उनके पैसों पर ऐश करे। इसलिए मैं गुमनाम ज़िंदगी गुजारने लगी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो चचा मुझे भी कत्ल करवा देंगे, क्योंकि जायदाद अभी भी मेरे नाम पर थी। इतनी बड़ी चाल चलने के बावजूद भी चचा के हाथ कुछ भी नहीं आया था और वो खाली हाथ रह गए। इस बात से चचा को बहुत सदमा हुआ, जिसकी वजह से उन्हें फालिज का अटैक हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए मजूर हो गए। अब्बू को धोखा देकर चचा ने जितना भी पैसा लूटा था वो सब उनकी बीमारी पर ही लग गया था और वो अब बिल्कुल ही खाली हाथ रह गए थे। अरसल और मरसल ने भी चचा और चची के साथ हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था और दोनों ही भाई उनको छोड़कर अपनी अलग दुनिया में मगन हो गए थे। चचा को खुदा ने उनके किए की सज़ा इस दुनिया में ही दे दी थी। लोग चचा पर तरस खाकर उनको सदका दे देते थे, जिस पर वो बामुश्किल ही गुजारा कर पा रहे थे। फिर एक दो दफ़ा जाकर मैंने अपने घर का चक्कर लगाया, जिसको चचा ने अपने रहने के लिए दोबारा से तमीर करवा लिया था, लेकिन वहाँ पर रहना शायद उनकी किस्मत में ही नहीं था। वहाँ पर जाकर मेरा दिल फट गया। उस खाली और वैरान घर को देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे हर जगह अपनी अम्मी और अब्बू का मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आ रहा था। मुझसे अब उस घर में रुका नहीं जा रहा था, इसलिए मैं वहाँ से फ़ौरन ही वापस चली आई। फिर मैंने अब्बू की जायदाद से लोगों की मदद इस नियत से साथ करना शुरू कर दी ताकि इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिलता रहे। शानो फ़कीरनी की बातें सुनकर मुझे दिली दुख हुआ और फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम्हें किस तरह से पता चला है कि इस बंदे को वाकई पैसों की ज़रूरत है। तो शान फ़कीर ने मेरी बात सुनकर दुखी से अंदाज में मुस्कराई और मुझसे कहने लगी कि मेरी सूरत इस कदर ख़राब हो चुकी है, जो इसे एक बार देख लेता है वो दोबारा मेरे चेहरे की तरफ देखता तक नहीं है।
और फ़ौरन ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो वाकई में मजबूर होता है वो पलट कर मेरे पास आ जाता है और फिर इस तरह मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा वाकई में हालात से मजबूर है। फिर शानो फ़कीर ने मुझे देखकर मुस्कराई और मुझसे कहने लगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे कोई मजबूरी तुम्हें एक बार फिर से मेरे पास ले आई थी। तुम बताओ तुम्हें क्या मजबूरी थी। फिर मैंने उसे बताया कि मेरी बहन सायरा की एक हफ्ते बाद शादी थी, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी कि अचानक से सायरा बाजी के अपेंडिक्स में दर्द शुरू हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, इसलिए मैं पैसों की खातिर तुम्हारे पास आ गया। फिर मैंने उठकर शानो फ़कीर के सर पर हाथ रखा और उसे कहा कि तुमने मेरी बहन की जान बचाई है और मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और आज से सायरा बाजी के साथ साथ तुम भी मेरी बहन हो। फिर मैंने डॉक्टर के मशवरे करके शानो फ़कीर के चेहरे की सर्जरी करवाई और फिर हमने मिलकर एक NGO खोल ली और कुछ ही अरसे के बाद मैंने एक अच्छी जगह शानो की शादी भी करवा दी और अब मेरी दोनों ही बहनें अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि किसी को भी ऐसे गलत नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।